नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम जो पिछली कक्षा में अध्याय को छोड़े थे उससे आगे फिर से प्रारंभ करेंगे। बच्चों, आप सभी को ये फिर से बता दूं, हम अभी जो 11वीं के अर्थशास्त्र यानी भारतीय आर्थिक विकास के पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को देखा है। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि फिर से थोड़ा सा रिव्यू ले लें। हम लोगों ने वहाँ पर देखा बच्चों कि जब हमारे देश जो बहुत ही समृद्ध सोने की चिड़िया कही जा रही थी, वो आज़ादी के समय बिल्कुल चरमरा गई थी। तो वो कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरकर वहाँ पहुँची थी, ये हमने देखा था। हमने देखा कि ब्रिटिश शासन के पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी और ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इन सभी चीज़ों का आकलन हमने पिछले अध्याय में कर लिया है। हमने अपनी बातों को अंत किया था उपनिवेशवाद के साथ। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रथा आई जिसमें एक दो राज्य या दो देश होते हैं, जिसमें एक देश शासक बनता है और दूसरा देश उसके अंदर गुलाम हो जाता है। तो यही परिस्थितियां हुई थी उस समय। तो उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो हैं यहाँ पर एक शासक के रूप में आए और वहाँ उन्होंने अपना सामंत कहाँ स्थापित कर दिया? भारत में स्थापित कर दिया और यहाँ पर वो शासन करने लगे, जिसके कारण हमारे देश में, हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी की सारी परिस्थितियाँ क्या हुई? उससे प्रभावित हुई, जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो विकसित कर सकती थी वो की नहीं, वो बिल्कुल चरमरा गई। तो ये था हमारा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ने क्या किया? हमारे देश के मुख्यतः 3 क्षेत्रों को पूरी तरह से प्रभावित किया। एक क्षेत्र था कृषि का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र था औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र था हमारा विदेशी व्यापार का क्षेत्र। इन्हीं बातों में बच्चों अब आप देख सकते हैं क्या है, उपनिवेश सरकार में कभी भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं की गई। यानी हमने अभी तुरंत बताया आपको, मैंने अभी बताया कि उपनिवेशवाद में क्या हुआ, हमारे देश के आर्थिक विकास के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया। और आर्थिक विकास के बारे में सोचना यानी कि हम तब आर्थिक विकास को कैसे आंकते हैं? आर्थिक विकास को आंकने का आकलन एक ही है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, जो हमारे देश में किया ही नहीं गया उस समय। अभी तो है, उस समय बिल्कुल नहीं किया गया। तो फिर उसी समय हमारे देश के जो बहुत सारे अर्थशास्त्री थे और बहुत सारे उन्होंने प्रथम प्रयास किया, उन प्रयासों में पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है विलियम डिग्बी, तीसरे हैं VKRV राव और चौथे हैं RC देसाई। तो आप लोगों को ये सबसे महत्वपूर्ण, इस अध्याय से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है वो यही आता है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो आप बच्चों को क्या है इसमें समझना है। तो इसमें समझना है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम यदि आपसे पूछा जाए तो आप दादा भाई नौरोजी कहेंगे, लेकिन एक उचित समय पर सही आकलन जो किया गया वो VKRV राव के द्वारा किया गया। तो औपनिवेशिक काल के दौरान और VKR राव के आकलन को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और उस समय जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वो उसके अध्ययनों के अनुसार माना जाता है कि 20% सदी की पहली छमाही के दौरान देश की कुल वास्तविक उत्पादन 2% से भी कम थी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे देश की जो GDP थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जिसे हम आकलन करते हैं अपने देश के राष्ट्रीय आय की, वो बहुत ही कम थी। हम यानी कितने अपनी आर्थिक व्यवस्था में कहाँ पहुँच चुके थे, इसका आकलन हम इसी से लगा सकते हैं।
तो हमारे देश के दादा भाई नौरोजी और वी.के. राव के द्वारा ये आकलन किया गया। क्यों? क्योंकि वो देश के शुभचिंतक थे। उन्हें पता लगाना था कि हमारा देश विश्व के में कहाँ वो खड़ा हो रहा है, तो हम काफ़ी पीछे थे बच्चों। तो आप आगे देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण भारत में जो ब्रिटिश आए, उन्होंने हमारे देश की परिस्थितियों को कहाँ पहुँचा दिया, इसका आप बहुत अच्छा उदाहरण आप फिल्मों से देख सकते हैं बच्चों। आप फिल्म सभी देखते हैं, आप सभी को बहुत मज़ा भी आता है। आप सभी को ये जानना चाहिए कि सिनेमा हमारे समाज का आईना होता है। आप सभी बच्चों ने ज़रूर लगान मूवी देखी होगी और मदर इंडिया देखी होगी। मदर इंडिया हो सकता है कि आज के जनरेशन के बच्चे थोड़ा नहीं देखना चाहें, परंतु मैं कहूँगी आप देखिए, आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश ने हमारे भारत में किस तरह से शासन किया और हमारे देश में कितने ऊंचे लगान लगाए और किस तरह से हमारे गरीब किसानों को, हमारी जनता का शोषण किया। लगान मूवी से भी हम देख सकते हैं कि अंग्रेज अपनी मनमानी के लिए कुछ भी करते थे। तो चलिए बच्चों, अब आगे जाते हैं हम लोग कि उपनिवेशवाद के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो पहला क्षेत्र कृषि पे। तो कृषि की बातें हम लोग सब देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि में स्थिरता आई, बिल्कुल स्थिर हो गई। वो क्यों हुई, चलिए देखते हैं। पहली बिंदु है हमारी भू राजस्व प्रणाली, जमींदारी प्रथा। बच्चे आप सभी बहुत अच्छी तरह से, भली भांति से इस शब्द से परिचित हैं। जमींदारी प्रथा, नाम में ही सब कुछ समाहित है, नाम है जमींदारी। अंग्रेजों ने हमारे देश में एक ऐसी प्रथा को लाकर खड़ा कर दिया जिससे हमारे देश की जो जनता, खुशहाल जनता थी, वो 2 भागों में बट गई। 2 भागों में कैसे बटी? हमारे देश में क्या थे, पहले राजा महाराजा होते थे, फिर अच्छे किसान होते थे, व्यापारी होते थे। तो उसी में उन्होंने क्या किया, जिनके पास ज़मीन थी, यानी कि लैंड ऑनर थे, वो बन गए जमींदार। वो बन गए जमींदार। जो लैंड ऑनर थे वो क्या बन गए, जमींदार बन गए। और वो क्या करते थे, उन्होंने, अंग्रेजों ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया कि वो सबसे फर्स्ट स्टेप पे आए और बीच में रखा जमींदार को, और नीचे थे लैंडलेस यानी किसान, बेचारे गरीब किसान। वो क्या करते थे, किसानों को जमींदारों के जमीन पर काम करना पड़ता था, अनाज उगाना पड़ता था, और जमींदार जो थे उनको एक निश्चित भाग जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ता था। अंग्रेज एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिए थे जो उन्हें, जमींदार को किसी भी परिस्थिति में पहुंचाना ही था। और जमींदार पूरी तरह से फ्री थे कि वो कितना उस बेचारे गरीब किसान से ले सकते हैं, यानी एक कोई लिमिटेशन बनाई ही नहीं गई थी, जिससे क्या कि बेचारे किसान अपना भरण पोषण कर सके। उन लोगों के पास इतना ही होता था कि किसी तरह से खा सके। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती थी कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें इतने कभी 2 गुना, कभी 3 गुना लगान देना पड़ता था, जिससे क्या होता था, बेचारे और भूख की परिस्थिति में जा रहे थे और मरे जा रहे थे। तो ये जो भू राजस्व नीति आई, लैंड रेवेन्यू, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को क्या चाहिए था, अपने लिए पैसा चाहिए था, अपने लिए इनकम चाहिए था। तो उन्होंने अपने इनकम को जनरेट करने के लिए एक व्यवस्था ला दी। पूरे समाज को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया जमींदार, बेचारे नहीं, जमींदार तो बहुत आराम से काम कर रहे थे, सॉरी, जमींदार, और एक हो गए किसान बेचारे। जमींदार क्या कर रहे थे, सिर्फ उन्हें क्या मतलब था, लगान ले लेना है, अपना आय को ले लेना है। अब बेचारे किसान किन परिस्थितियों से अनाज को उगाया, किन परिस्थितियों से वो सारा उन्होंने लगान को भरा, इससे कोई भी उन्हें फर्क ही नहीं था। और अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज तो बैठे बिठाए सारे पैसे कमाने थे। तो ये परिस्थितियां आई जो कृषि को झेलना पड़ा, कृषि क्षेत्र से। तो आगे बिंदु को देखते हैं हम लोग। कृषि का जबरन व्यवसायीकरण कर दिया गया, कमर्शलाइजेशन। जैसा कि बच्चों आप सभी को मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि हमारे देश की जो कृषि थी वो कैसी थी, समृद्ध थी। हम इतने ही कृषि का उगाते थे कि हम खाए पिए और मस्त रहे।
लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे कृषि का जबरन व्यवसायीकरण कर दिया। अब व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? व्यवसायीकरण से तात्पर्य है, आप सभी बच्चे 9th-10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो हमारी फसलें होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक खाद्यान्न फसल होती है और दूसरे होती है नगदी फसल। तो खाद्यान्न जो हम उगाते हैं खाने के लिए, यानी गेहूँ, धान, मक्का, ये सारी चीज़ें, और व्यवसाय नगदी फसल जिन्हें बेचकर हमें तुरंत पैसे मिलते हैं। लेकिन उस समय क्या किया गया, अंग्रेज यहाँ जो आए उन्होंने हमारी कृषि को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे कृषि के व्यवसायीकरण के लिए वहाँ पर क्या किया, उन्होंने नील की खेती, कॉफ़ी की खेती और चाय की खेती पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो बच्चों जानते हैं, चाय, कॉफ़ी ये तक तो ठीक था, लेकिन जो नील की खेती की गई ये हमारे कृषि को बिल्कुल से चरमराकर तोड़ मरोड़ कर रख दी। कैसे रख दी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब खेती होती है नील की तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन है उसकी सारी उर्वरा जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, यानी आगे जाकर हम कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी एक बार खेती हुई वो ज़मीन बंजर हो गई, हम उस पर दोबारा खेती नहीं कर सकते। तो समस्याएं आई ना, तो और क्यों, वो आखिर नील की खेती यानी इंडिगो, बच्चों आपको इंग्लिश भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इंडिगो क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो क्या करते थे, हमारे देश के सारे कच्चे माल, कपास, जूट, ये सब को उठाकर कहाँ ले जाते थे, अपने देश में, और वहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री पे काम करते थे। और टेक्सटाइल मिल में इंडिगो का एक विशेष महत्व था, क्योंकि उनके आधार पर ही वो काम करते थे। तो उन्होंने हमारे देश की कृषि को व्यवसायीकरण करने पे बहुत 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 ज़्यादा जोर दिया, जिससे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको खेती करनी है पैसे कमाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं था, उसमें उनका स्वार्थ छुपा हुआ था। वे अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, हमारे देश के लिए या हमारी जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, कृषि का व्यवसायीकरण किया, बाजार में बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन स्वयं उपभोग के लिए नहीं, यानी कि इस बिंदु का अर्थ ये है बच्चों कि हम जो भी उत्पादन करेंगे वो अपने उपभोग के लिए नहीं करना है, उसे किसके लिए करना है, व्यवसाय के लिए करना है, और वो भी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए। और वाणिज्य फसलों की खेती करनी है और सभी परिवारों को मिलकर करना है, यानी इस संबंध में कहना है कि स्वयं की खपत जो है हमें वो कम करना है और उपज का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हमें किसे देना है, अंग्रेजों को देना है, यानी व्यवसायीकरण की ओर देना है। हमें खाद्यान्न फसलों से हटकर कहाँ पर काम करना पड़ा, हमें काम करना पड़ा व्यवसायीकरण की ओर। हमारे भारत की कृषि की जो सबसे बड़ी एक समस्या और थी, हम पूर्णतः मानसून पर निर्भर थे। हमारी कृषि के लिए अंग्रेजों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमारी कृषि में सिंचाई की सुविधा आ सके। उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम किया, और जिससे क्या हो रहा था कि हमारी कृषि बिल्कुल पिछड़ रही थी। हमारा जो अगला बिंदु है वो बिंदु है देश का विभाजन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1947 तक की। तो आप सभी को पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और ये पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसका बहुत बहुत बड़ा हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। क्यों भुगतना पड़ा, क्योंकि हमारे देश पहले जब पाकिस्तान हमारे साथ था तो पश्चिमी पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, और उस क्षेत्र में बहुत अच्छे मात्रा में चावल और कपास की और जूट की खेती होती थी, जो हमारे देश से विभाजित होकर उधर चला गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश की कृषि पर पूर्णतः अंग्रेजों ने इतना दुष्प्रभाव डाला कि हम बिल्कुल चरमरा से गए। अब हमें जानना है उत्पादकता के निम्न स्तर और निवेश की कमी का कारण क्या था। उर्वरकों का जो हम खेती कर रहे थे वो परंपरागत खेती कर रहे थे, और परंपरागत खेती में क्या था कि
बस बारिश हो रही है, उसी पे हम अनाज उगाए जा रहे हैं, उर्वरकों का हम बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे थे। हमारे देश की जो खेती थी वो प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर पर थी, यानी हम किसी तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहे थे। और हमारे देश में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव था, जो अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया कि हमारे देश में उस समय जो खेती हो रही थी वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थी। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे औद्योगिक क्षेत्र पर अंग्रेजों ने क्या असर डाला। तो औद्योगिक क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने तो सचमुच में बहुत बहुत बुरा असर डाला। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 85% आबादी उस समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी, और कुछ ही प्रतिशत है जो उद्योगों पे काम कर रही थी। और उद्योग में भी हमारा उद्योग इतना ऊंचा नहीं था। हम मुख्यतः हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। हमारी हस्तशिल्प की एक से एक कलाएं थी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। उसमें हमारा एक जयपुर की ब्लूप्रिंट थी जिसका आप पिक्चर देख सकते हैं। दूसरा था हमारे बंगाल का मलमल, जो कपड़ों में बहुत ही उच्च किस्म का माना जाता था। और अब आखिर उन्होंने हमारे देश में क्या क्या कमियां लाई, औद्योगिक क्षेत्र क्या क्या किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में भारत में सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त करना। उन्होंने क्या किया, हमारे देश के विनिर्माण उद्योग जो था, हस्तशिल्प उद्योग का उन्होंने पतन करवा दिया। कैसे पतन करवाया, क्या किया उन्होंने, भारत से सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त किया। यानी हमारे देश की जो कच्चे माल थे वो उठा कर अंग्रेज ले गए, और भारत को क्या बना दिया गया, भारत को सिर्फ और सिर्फ एक बाजार बना दिया गया। और बाजार जो बनाया, उन्होंने हमारे देश की औद्योगिक नीति को, औद्योगिक क्षेत्र को नष्ट करने के लिए एक टैरिफ पॉलिसी लाई। टैरिफ यानी टैक्स लगाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो वो कच्चे माल अपने देश ले जा रहे थे, निर्यात जो कर रहे थे, उसको टैक्स फ्री किया, और वहाँ से जो बने सामान भारत में ला रहे थे उसको भी टैक्स फ्री किया। परंतु जो भारत की हस्तशिल्प बन रहे थे उसे टैक्स फ्री नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, एक तो हम पहले ही से गरीब थे, हम बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहे थे, और अब हम पे टैक्स का बोझ, करों का बोझ डालते चले गए, और वो बड़े आराम से बिना कोई टैक्स लगाए हमारे सामान को, कच्चे मालों को अपने देश में लेके जा रहे थे, और वहाँ से बने बनाए सामान को यहाँ ला रहे थे। तो इससे उन्होंने क्या किया, हमारे देश को इस पे पूरी तरह से निर्भर बना दिया कि वहाँ के ही सामान को अब हमें प्रयोग करना है। अब क्यों करना है, अगली जो बिंदु आई उसमें आया कि हमारे देश में क्या किया उन्होंने किया कि मशीन से बने सामानों को यहाँ लेके आए वो। अब बच्चों आपको समझना है, कोई चीज़ जो हाथ से बुनाई की गई है और कोई चीज़ जो मशीन से बन के आई है, और हाथ से बनी गए सामान का दाम भी ज़्यादा है, और मशीन से बने गए में सामान में क्या है, वो बिल्कुल फिनिशिंग है, बहुत अच्छे से बना है। तो बाजार में, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बाजार में हम क्या करते हैं, जो कम कीमत पर अच्छा सामान मिल रहा है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो यही सब चीज़ों का सामना भारत में करना पड़ा। क्यों, क्योंकि वो मशीन से बनी चीज़ यहाँ ला रहे थे। तो जब मशीन से बनी चीज़ ला रहे थे और कम दामों पे ला रहे थे, उससे क्या हुआ कि हमारे बाजार में उन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो इससे क्या हुआ, हमारा औद्योगिक क्षेत्र बहुत तरह से प्रभावित हुआ। इससे क्या हुआ, हमारे देश में हस्तशिल्प बिल्कुल खत्म हो गया, और हमारे देश में बेरोजगारी बिल्कुल ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ काम ही कहाँ था, क्योंकि हम हस्तशिल्प से जो उद्योग के द्वारा जो लोगों को रोजगार मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा है, और अब हम बन गए थे तैयार माल के आयातक। अब इसके कारण क्या हुआ, अच्छे उद्योगों में पूंजी की कमी आई। अच्छे उद्योगों में क्या आई बच्चों, पूंजी की कमी आई, और जीडीपी में हमने कम योगदान दिया। देखिए इसमें बच्चों एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि उस समय हमारा जो निर्यात करने की कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जीडीपी में हम उसका कोई योगदान नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि जो निर्यात हो रहे थे वो कच्चे माल हो रहे थे, और हमें उसके बदले में कोई एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो टैक्स फ्री कर रहे थे। तो हमारे देश की जनता को कहाँ से आय मिलती, और जिसके कारण हमारे जीडीपी में योगदान कम हुआ,
और सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका हुई। इन्हीं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय क्या सब कुछ उद्योग में इतना ही बुरा हो रहा था? नहीं। 1907 में एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, टिस्को की स्थापना की गई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बच्चों आप लोगों को ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। ये अंग्रेजों के दौरान ही आई थी, लेकिन ये हमारे देश के लिए एक बदलाव लाया, एक रिवॉल्यूशन की तरह आया। हाँ, परंतु उस समय ये उतना अधिक विकास नहीं कर पाया। धीरे धीरे विकास हुआ, लेकिन ये हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। कौन? टिस्को। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का यानी औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए बच्चों, आप विदेशी व्यापार मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच सामानों का आदान प्रदान करना और क्या करना? व्यापार करना। अब इसमें हम जब आएंगे बच्चों, तो पहले आपको जानना है कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले हस्तशिल्प के लिए हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, हम हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे हम उस पे भी पीछे आ गए। क्यों आ गए पीछे? क्योंकि अंग्रेजों ने उस पे क्या किया? विदेशी व्यापार पे आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब हमारे जो भी व्यापार हो रहे थे विदेशी, उस पे सबसे ज़्यादा हम व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर रहे थे, और ब्रिटेन का जो ये व्यापार था वो उनके हित में था, वो हमारे हित में नहीं था। तो चलिए बच्चों, हम अपने मुख्य बिंदुओं की ओर चलते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला बिंदु है, विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार। अभी मैंने बताया अंग्रेजों ने क्या किया? विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। क्या? यानी हमारा देश अब और दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से कच्चे माल चाहिए थे, और यदि वो दूसरे देशों में बेचते, हमारे भारत के जो व्यापारी थे, तो उन्हें हो सकता था अच्छे और ऊंचे दाम मिल सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? विदेशी व्यापार पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। और अगला है, ब्रिटेन ने भारत के निर्यात और आयात पर भी एकाधिकार स्थापित किया। देखिए बच्चों, बार बार एक ही बातें घूम रही हैं, हम जहां भी जा रहे हैं अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अपने हितों के लिए ही काम कर रहे हैं। यहाँ फिर वही बातें आ गई। भारत ने क्या किया? ब्रिटेन ने क्या किया? भारत पे निर्यात और आयात का एकाधिकार, यानी जो निर्यात होगी वो सिर्फ ब्रिटेन के लिए होगी, वहां से जो आयात होकर आएगा वो सिर्फ ब्रिटेन से आएगा। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित हो गया। यानी हमारे यदि कुछ अच्छे सामान बन भी रहे थे तो हम विदेशों से नहीं कनेक्ट हो पाए। दूसरी बिंदु है हमारे पास कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक और अंतिम माल का आयातक। आप अर्थशास्त्र में ये जानते हैं कि जो वस्तु बनाई जा रही है और जो फिनिश गुड यानी अंतिम माल, यानी यहाँ से क्या किया? कपास लेके जा रहे हैं, वहाँ टेक्सटाइल मिल में कपड़े बना रहे हैं, उन कपड़ों का जो मार्केट, जो बाजार स्थापित किया, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया? भारत में किया। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने एक अच्छा काम अपने लिए किया, स्वेज नहर को खोला 1869 में उन्होंने। क्यों? क्योंकि भारत से व्यापार करने में उन्हें बहुत लंबे मार्ग का आना पड़ता था, जो उसके लिए इतना संभव नहीं था। तो उन्होंने अफ्रीका के चारों ओर ये किया, परिवहन लागत की कमी आई। अब देखिए हमारा जो अंतिम भाग है, वो अंतिम भाग है भारतीय धन का निकास। अब बिल्कुल बच्चों क्या हुआ? हमारा जो धन था वो बाहर जा रहा था, यानी कहाँ जा रहा था? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के पास। विशाल निर्यात मात्रा के कारण भारी निर्यात हुए। क्या हुए? निर्यात अधिशेष का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को पहुंचाने में गया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों जो आय कमा रहे थे वो सबसे अधिक अपने प्रशासनिक खर्च पे लगा रहे थे। वो हमारे देश के आधारभूत संरचना के विकास पर बिल्कुल नहीं लगा रहे थे। और ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? युद्ध के लिए जो खर्च आते थे वो सारा का सारा हमारे देश के अर्जित किए धन से किए जा रहे थे, अदृश्य वस्तुओं के आयात करने के लिए। यानी कि वो पूरी तरह से जो हमारे धन का जो निकास हो रहा था वो पूरी तरह से वो अपने प्रशासनिक सेवा पर खर्च करने के लिए
किए जा रहे थे। चलिए बच्चों, हम आखिरी एक इमेज को देखते हैं कि ये जो स्वेज नहर आया था, आप लोगों को ये तिथि बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि आपके ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर 1869, इसको अंग्रेजों ने अपने लिए ही लाया, ये आप जान लीजिए। इन्होंने क्या किया, अब बीच से एक रास्ता निकाला जिसे वो जलमार्ग था, जिससे भारत पर पहुंचना इंग्लैंड से बहुत आसान हुआ। इसके कारण परिवहन लागत कम हुई, भारतीय बाजार पर बहुत आसानी से बनी बनाई गई वस्तुओं को लाना आसान हुआ, जिससे खर्च कम पड़े। ब्रिटेन और भारत के बीच सीधा व्यापार मार्ग बना और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक रहा। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखें। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि स्वेज नहर की स्थापना करके अंग्रेजों ने फिर से अपने हितों के लिए ही कार्य किया, हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। तो बच्चों, अभी तक में हमने देखा कि अंग्रेज हमारे 3 क्षेत्रों को किस तरह से प्रभावित कर गए। पहला क्षेत्र कृषि था। कृषि क्षेत्र में क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने जमींदारी प्रथा को लाया, हमारे देश के समाज को 2 भागों में बांट दिया, जिससे और भी मनमुटाव और भी हम तरक्की के बारे ना सोचकर सिर्फ आपस में ही लड़ रहे थे। दूसरा क्या किया, हमारे उद्योगों को पूरी तरह से बिल्कुल से क्या किया, ध्वस्त कर दिया, हम खड़े हो ही नहीं सकते थे, इस तरह से पहुंचा दिया। तीसरा, उन्होंने विदेशी व्यापार पर पूरे से पूरा अपना ही वर्चस्व स्थापित किया। इसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो खड़ी नहीं हो सकती थी। हमारे देश में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण और मॉनसून पर निर्भरता के कारण जो हम पहले बिल्कुल समृद्ध थे, अपने लिए इतना अनाज तो उगा लेते थे कि बड़े आराम से अपना जीवन यापन करें, हम उसके लिए भी परेशान हुए। हमें बहुत बार अकाल का सामना करना पड़ा। तो इन सभी बातों को आपको इस अध्याय में जानना है। और बच्चों, इस अध्याय में जो मुख्य बिंदु आई निकलकर, इस मुख्य बिंदु में आपको जानना है कि उन्होंने कौन सा सिस्टम लाया। तो इसके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने जमींदारी प्रथा लाई। दूसरी जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में हमारा हस्तशिल्प बिल्कुल खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। और तीसरी है कि 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये जमशेदपुर में हुई, जो आज के झारखंड में है। और स्वेज नहर की स्थापना हुई कब? 1869 में। तो बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम फिर मिलेंगे, मैं फिर आऊँगी आप सभी के पास, प्रस्तुत होंगी आगे अध्याय की ओर चलने के लिए। नमस्कार।